क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को बचा पाएंगे? अब ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर भारत में अब तक 60 गठबंधन सरकारें बन चुकी हैं। गठबंधन हमेशा तब बनाया जाता है जब कोई एक सरकार या कोई एक पार्टी इतनी ताकतवर हो जाए कि कोई भी उसका अकेले मुकाबला न कर पाए। ऐसे हालात में कई पार्टियां या कई दल एक साथ आते हैं, हाथ मिलाते हैं और मिलकर सरकार या पार्टी के सामने एक नई चुनौती खड़ी करने की कोशिश करते हैं। पहले गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बनते थे क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और अब गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बन रहे हैं क्योंकि बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी जो है। देश में गठबंधन की सरकार का पहला प्रयोग हुआ था 1967 यानी 1967 में। तब उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, और ये सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल गठबंधन के नाम से। ये सरकार 10 महीने तक चल पाई। इसी तरह से 1977 यानी 1977 में भारतीय जनसंघ और लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों ने एक साथ आकर जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इन्होंने कांग्रेस को इमरजेंसी के बाद हराया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। इसी तरीके से 1989 यानी 1989 में लेफ्ट और बीजेपी एक साथ मिलकर आए थे और उन्होंने वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जा सके। अभी ताजा उदाहरण देखें तो 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर महाविकास आघाड़ी नाम से एक गठबंधन बनाया था। इसमें शिवसेना के साथ शिवसेना के धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी शामिल हुए। लेकिन देखा जाए तो भारत में कोई भी गठबंधन की सरकार औसतन 26 महीने ही चल पाती है। केवल एक गठबंधन ऐसा है जिसने 26 महीने से ज्यादा समय तक सरकार चलाई, और वो है पश्चिम बंगाल का लेफ्ट फ्रंट। इस गठबंधन ने 34 सालों तक बंगाल पर शासन किया। 1977 यानी 1977 से 2011 यानी 2011 तक चलने वाले इस गठबंधन में 9 से 10 पार्टियां शामिल थीं, लेकिन वो सब करीब करीब एक ही विचार की थी, यानी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां। अब इंडिया गठबंधन में तो ऐसी कोई बात है नहीं, केवल बीजेपी को चुनौती देने के लिए पार्टियां साथ आई हैं, लेकिन ये गठबंधन तो अभी सरकार बनाने से काफी दूर है। इस बार तो 6 महीने के भीतर ही विपक्षी पार्टियों का गठबंधन यानी इंडिया अलायंस बिखरता दिख रहा है। लेकिन देश में जो माहौल है, जिसमें राम मंदिर बन चुका है, आर्टिकल 370 हट चुका है, देश की अर्थव्यवस्था G20 देशों के मुकाबले काफी अच्छा कर रही है, ऐसे माहौल में बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक यानी तीसरी बार सत्ता में वापसी आसान लग रही है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि इंडिया अलायंस ऐसे हालात में पहुंच गया जहां वो एनडीए को चुनौती तक नहीं दे पा रहा है? इसकी एक नहीं 5 वजह हैं दोस्तों। सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस। कांग्रेस अब भी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी मानकर बैठी हुई है, जबकि वास्तविकता इससे उलट है। कांग्रेस को लगता है कि उसको बाकी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो और वजन दिया जाना चाहिए, यानी ज्यादा सीटें। अभी कांग्रेस के कुल 52 सांसद हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो कमजोर पड़ चुकी है। अब आते हैं दूसरी वजह पर। दूसरी वजह है देश में मौजूद 20 से 30% माइनॉरिटी वोटर्स। इस वोट बैंक पर कब्जा करने की होड़ में बहुत सारी विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। सबकी कोशिश है कि मुसलमान का वोट उनके खाते में आकर गिरे। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक साफ कह दिया कि कांग्रेस उनके माइनॉरिटी वोटर को चुराने की कोशिश में लगी है। इस तरह की बात होती है तो जाहिर है गठबंधन के अस्तित्व पर संकट खड़े हो जाते हैं। अब नजर डालते हैं तीसरी वजह पर। देश में अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता होगा रीजनल पार्टियों के वोट पर कब्जा जमा लेना। इस गठबंधन में कांग्रेस के साथ जो दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, उनकी चिंता इस बात से बढ़ गई है कि कर्नाटक और तेलंगाना में रीजनल पार्टियों के वोट कांग्रेस को चले गए हैं। इन राज्यों में रीजनल पार्टियों का कद छोटा हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार को भी यही डर सता रहा था कि अगर कांग्रेस बिहार में वोट पाती है
तो उसमें से ज्यादातर वोट नीतीश कुमार के कटेंगे, न कि बीजेपी के। अब आते हैं इंडिया गठबंधन के पतन की चौथी वजह पर। कांग्रेस के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, और केवल कांग्रेस ही क्यों, पूरे गठबंधन की किसी भी विपक्षी पार्टी के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है जिसके सहारे वो सारी पार्टियों को एकजुट एक साथ जोड़ कर रख पाए। यही वजह है कि जब शिवसेना या आम आदमी पार्टी राम मंदिर या हनुमान चालीसा के रास्ते पर जाती है और बीजेपी की तरह हिंदू वोट को खींचने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उसको रोक नहीं पाता। अब भला बीजेपी के रास्ते की नकल कर उसे हटाया कैसे जा सकता है? ये बात तमाम नेता समझ रहे हैं, और इसीलिए राष्ट्रवादी पार्टी या शिवसेना का एक धड़ा आसानी से बीजेपी के साथ मिल जाता है, क्योंकि वहां उन्हें एक विचारधारा मिलती है जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो कि उनको पूरी तरीके से हर मामले में मदद कर सकती है, उनका वोट बैंक बचा सकती है, और जिसको चुनौती देने के लिए किसी के पास कोई अपनी अलग विचारधारा या बिग टिकट आइडिया भी नहीं है। गठबंधन के टूटने की एक और बड़ी वजह यह है कि गठबंधन के पास कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उनके लिए सही रणनीति सही वक्त पर बना सके। 80-90 के दशक में हरकिशन सिंह सुरजीत नाम के एक बड़े नेता हुआ करते थे, जिन्हें बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, जो तमाम अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साथ जोड़कर रखने में कामयाब हो पाए थे। अब इंडिया गठबंधन में एक ऐसा नेता था तो जरूर जो ये काम कर सकता था, वो है शरद पवार। लेकिन वो अपनी बीमारी, अपनी बढ़ती उम्र और अपनी बेटी को अपनी पार्टी में स्थापित करने की चिंताओं के बीच इतना मगन हो गए कि उनके पास न तो इतना समय बचा और न ही इतनी ताकत कि वो ये काम कर पाएं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन का बिखर जाना आसान हो गया। कांग्रेस के खुद के भी जो नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर सोनिया गांधी या फिर केसी वेणुगोपाल या फिर जयराम रमेश, किसी में भी राजनीतिक समझ या उतनी परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही है कि वो इस गठबंधन को अब बचा पाए या एक साथ जोड़ पाए। तो अब सवाल यही है कि राहुल गांधी तेजस्वी के साथ इंडिया अलायंस को कैसे बचाएंगे? ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आपको कैसा लगा और हमारे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।